ये चल रहा है अभी क्लास 9 का ज्योग्राफी। इसमें अभी इससे पहले पार्ट 1 था जिसमें हमने देखा कि इंडिया में फिजियोग्राफी कैसा है। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में डाइवर्स फिजिकल फीचर है, जैसे हिमालय है, प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइसलैंड, बहुत सारे टाइप। पूरा दुनिया एक तरीके से जितना पूरे दुनिया में फीचर है उतना हमें इंडिया में मिल जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह अलग अलग फीचर है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। तो हर जगह हर चीज़ हम इंडिया में इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा, पहाड़ के बारे में देख लिया, जो पार्ट 1 है क्लास 9 का चैप्टर 2 का। उसमें हमने पहाड़ के बारे में देखा, कहाँ कौन सा पहाड़ है, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, प्लेन, खादर, बाबर, बांगर, ये सब था। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये सेकंड पार्ट है जिसमें प्लेट्यू के बारे में देखेंगे, क्लास 9 का जो फिजिकल फीचर है। इसमें सबसे पहले देखेंगे जो प्लेट्यू होता है, वो मान लेते हैं इंडिया है। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? वो इग्नियस रॉक से बना होता है। ये ओल्डेस्ट पार्ट होता है। ये जो पूरा इंडिया का है ये ओल्डेस्ट पार्ट है। धीरे धीरे वो माउंटेन वाला पार्ट बना। हम आगे पढ़ेंगे क्लास 11 में कैसे बना हुआ है ये जो लैंड है वो दिया हुआ है। तो अभी इतना समझो कि जो नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, वो प्लेट्यू, वो ओल्डेस्ट है और ऊपर वाला पार्ट नया है। तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक वो होता है जब ज्वालामुखी धीरे धीरे ठंडा होता है, बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है। वो बाहर में भी बनता है और अंदर में भी। तो वो होता है इग्नियस रॉक। मतलब ये ज्वालामुखी की जो इंटरनल मटेरियल है उसके, वो जब ठंडा होने के बाद वो रॉक बन गया, तो ये इससे बना हुआ है। दूसरा है ये, इसमें जो वैली है वो ब्रॉड और सैलो है। मतलब यहाँ भी पहाड़ है, ये भी हिल है, पर पहाड़ वो माउंटेन जैसा ऊंचा नहीं है। इसका पहाड़ नीचा होता है और वैली भी बहुत डीप नहीं होते हैं, ये सैलो होते हैं। सैलो मतलब कम डीप। फिर कितने तरीके का ये प्लेट्यू है? तो ये प्लेट्यू दो तरीके का है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो इंडियन प्लेट्यू है वो दो भागों में बटा गया है। बीच में मान लेते हैं हम नर्मदा रिवर है, यहाँ क्या है नर्मदा रिवर। उसके ऊपर में जो प्लेट्यू रीजन है वो है सेंट्रल प्लेट्यू। क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। और नीचे में डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के नीचे नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के नीचे में जो भी है वो डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर में सेंट्रल हाईलैंड। हाईलैंड में कौन कौन आते हैं? तो हाईलैंड में अरावली हिल जो है ना, सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन है वो होता है वर्ल्ड का, वो अरावली है। तो अरावली जो है वो वेस्ट, इसमें नॉर्थ वेस्ट में है, बाउंड किया हुआ। फिर यहाँ से मालवा, मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल प्लेट्यू का मैक्सिमम पार्ट कौन सा, अगर कोई पूछे कि जो डेक्कन सेंट्रल प्लेट्यू है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो मालवा प्लेट्यू है। फिर बुंदेलखंड, फिर जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर, ये कम है, पर सबसे ज़्यादा कौन सा रीजन है? मालवा प्लेट्यू का। तो ये इस तरीके से गया हुआ है। फिर उस साइड में स्लोप है, जैसे ये नीचे वाला हाईलैंड है इंडिया का, उस साइड स्लोप है, उसलिए इस वजह से वहाँ नदी बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये होकर के यमुना में जाके मिल जाती है, फिर गंगा में मिलके फिर वो नॉर्थन बेसिन बनता है। तो ये इस तरीके का ही था सेंट्रल हाईलैंड। यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा कहानी के रूप में, पर बात यही कहने का, समझाने का कोशिश किया जा रहा है। फिर दूसरा चीज़ है, सेंट्रल हाईलैंड हो गया समझ में। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? जो नर्मदा नदी के नीचे में जो पार्ट है उसे कहते हैं हम लोग डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, तो देखो ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा के नीचे में तापी बहती है नदी। तापी रिफ्ट के द्वारा बहती है, वो जाके अरेबियन सागर में मिल जाती है। फिर उसके नीचे में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। इसमें आप कुछ बातें याद रखनी, जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो ब्लैक सॉइल होता है उसमें, वो भी जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उससे ही बना हुआ है। तो ये ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल, वो रॉक था, रॉक धीरे धीरे वेदर होते होते वो सॉइल बन गया। तो ये ब्लैक सॉइल से ढका होता है। यहाँ पे जो तापी रिवर है, उस सतपुड़ा रेंज, उसके बाद महाभारत रेंज है। महाभारत के रेंज के बाद जो ईस्ट वेस्ट गया हुआ है, महाभारत रेंज, मैकाल और कैमूर रेंज गया हुआ है। उसके बाद जो मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय पार्ट है वो भी इसी का पार्ट है। डेक्कन, कभी कोई पूछ ले कि मेघालय वाला जो प्लेट्यू है वो किस में आता है, सेंट्रल हाईलैंड में या डेक्कन प्लेट्यू में? तो ये डेक्कन प्लेट्यू में आता है मेघालय वाला प्लेट्यू। ये मेघालय प्लेट्यू को कार्बा एंगलोंग प्लेट्यू या नॉर्थन काचर भी कहते हैं इसे।
इसे क्या कहते हैं, मेघालय प्लेट्यू में 3 पार्ट है, मेघालय, कार्बा एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थर्न काचर हिल, ये सब मेघालय वाला प्लेट्यू में है। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हिल है। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू का बात, यही एनसीईआरटी में दे दिया होगा, इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो ये है बात। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट क्या होता है? तो जब ये डेक्कन प्लेट्यू खत्म होता है तो उसके लास्ट जो एज है, साइड वाला किनारा जो है, उसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, और ईस्ट वाले साइड में ईस्टर्न घाट। मतलब जो कोस्ट है उससे पहले, कोस्ट जो हमारा है अरबियन सागर में, उससे पहले जो जिसका जो ये है डेक्कन प्लेट्यू का सबसे साइड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इस साइड को ईस्टर्न घाट। अब इसमें क्या खासियत है? ये भी हाईलैंड होता है, ये इसका ऊंचाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते जाता है। जो सबसे ऊंचा हिल है वेस्टर्न घाट में वो है अनामुंडी, अनामुंडी, दोधा बेटा, ठीक। और यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन भी होता है, क्योंकि पहाड़ है तो वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट में है वो बहुत बारिश होती है, वहाँ बहुत सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। पर वही जो ईस्ट पार्ट है, मान लेते हैं ये पहाड़ है, ये वेस्टर्न घाट का पहाड़ है, इस साइड में क्लाउड बनेगी तो यहाँ बारिश होगा वेस्टर्न साइड में, पर ईस्टर्न घाट में सूखा ही रहेगा, कम बारिश होगी। तो यहाँ बहुत जब पेड़ पौधा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। तो ये है ओरोग्राफिक रेन होती है यहाँ पे। तो यही है, इसके बारे में 2-3 बातें ये याद रखना है। जो वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा वाला हिल है वो है अनामुंडी, और फिर दोधा बेटा उसके बाद, और ओरोग्राफिक रेन होती है, बस यही बात है। फिर ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, एक वेस्टर्न घाट में एक और चीज़ है कि यहाँ जो वेस्टर्न घाट के बाद जो कोस्ट लाइन है ना वो नैरो होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ नहीं बहती है, यहाँ पहाड़, ठोस पहाड़ है, तो बहुत ज़्यादा काट के नहीं आता है, इसका कोस्टल पार्ट बहुत पतला है। पर ईस्टर्न घाट में कोस्टल पार्ट जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ बह करके जाती हैं। ईस्टर्न घाट में जो इसका ये होता है वो चौड़ा होता है, ठीक। वेस्टर्न घाट में एक 3 चीज़ और याद रखनी है, यहाँ बहुत सारे पासेस भी हैं, पहाड़ होगा तो पास, पहाड़ से जब रास्ता काट के निकलता है तो उसे पास कहते हैं। तो यहाँ 3 पास है, थाल, भोर एंड पाल। ताल, भोर और पाल। थाल जो है वो नासिक और मुंबई के बीच का रास्ता है, रोड है। भोर जो है वो है मुंबई और पुणे का रास्ता बनाता है। पाल केरला में है, तमिलनाडु और केरला का रास्ता है। तो ये पास है, थाल, भोर, पाल, ये वेस्टर्न घाट में जो हिल है उसका पासेस है। ये 3 पास याद रखना है, बस वेस्टर्न घाट में इतना याद रखना है। फिर ईस्टर्न घाट में आते हैं। ईस्टर्न घाट का जो ये है कोस्टल लाइन वो बहुत चौड़ा है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बन करके इधर से बहती है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये सब बह के जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिल है उसका ऊंचाई वो है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में महेंद्रगिरी हिल का सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ओटी है, ओटी जिसे उद्गम मंगलम कहते हैं। तो ये है ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट में बस इतना ही बातें याद रखनी है आपको, बस। तो ये था प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। अब हम देखेंगे आइसलैंड। अब 2 चीज़ हम देखेंगे, डेजर्ट के बारे में और आइसलैंड के बारे में। कोस्टल प्लेन, 3 चीजें भी देखना है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ये ना पूरा कवर हो जा रहा है इसमें एनसीईआरटी, जितना समझने लायक बात है बस उतना ही समझना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। तो देखो, अभी तक हमने प्लेट्यू देख लिया और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है उसे थार डेजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार डेजर्ट। बहुत लार्ज एरिया होता है। यहाँ पे
ये है, मान लो ये छोटा सा बन गया, ये इंडिया है। ये जो साइड में है ना, ये डेजर्ट वाला एरिया है। ये क्या है? डेजर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे लूनी रिवर पहले बहती थी, वो सबमर्ज है जमीन के अंदर में, बारिश के टाइम कभी कभी से पानी आ जाती है। कौन सी रिवर है? लूनी रिवर। लूनी रिवर ऐसे याद रख सकते हो, लूनी रिवर लुप्त हो जाती है। तो ये डेजर्ट में बहती है, इंडियन डेजर्ट ही। यहाँ बारिश बहुत कम होती है क्योंकि ये एक तो अरावली रेंज है। अरावली यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून पानी आने नहीं देती, इधर ही पानी हो जाता है। इधर भी माउंटेन है, वो हिल है वेस्टर्न घाट का, तो इधर से बारिश नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बारिश कम होती है, पानी स्कार्सिटी रहता है बारिश पानी का। तो ये डेजर्ट के बारे में। और डेजर्ट में दून होता है, ड्यून, सैंड ड्यून। एक सैंड ड्यून का नाम है बारचन। बारचन और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, ये क्रिसेंट शेप होता है, चांद के शेप का। और ये होता है लंबा लंबा, जैसे ऐसे ये हो जाता है बारचन। और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो ड्यून बनता है, ड्यून का मतलब होता है वो मिट्टी एक जगह से, हवा बहुत ज़्यादा हवा होता है ना, पानी कम होता है तो मिट्टी हल्का होता है, वो मिट्टी एक जगह से उड़ा करके दूसरे जगह ले जाता है, तो वो जो शेप ले लेता है, जैसे क्रिसेंट शेप ले लिया, चांद का शेप ले लिया, उसे हम बोलते हैं बारचन। और जब लंबा लंबा इस तरीके से ले लेगा, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है जैसलमेर साइड में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बोलते हैं इसे। बारचन और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून समझ में आ गया। तो ये इरोजन के कारण होता है, हवा के कारण जो इरोजन होता है। तो ये 3-4 बातें हैं, लूनी रिवर, बारचन, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, थार डेजर्ट। ये डेजर्ट के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। बस इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये वाला है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, और जो लोकल है वो ज़्यादा बारचन का है। बस इतना याद रखना है। ये लॉन्गिट्यूडनल कहाँ है? इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो बस इतना याद रखना है, थार डेजर्ट, लूनी रिवर, ऑरोग्राफिक रेंज नहीं होती है इसलिए डेजर्ट होता है यहाँ पे, और बारचन, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। बस इरोजनल ड्यून है, वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। अब हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। बस डेजर्ट के बारे में इतना ही था। जितना फिजिकल फीचर था वो इसमें कंप्लीट हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। ज्योग्राफी का एकदम बेसिक है, 9th में मतलब अभी तक जो भी, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है 6 से लेकर के 6, 7, 8 मेरा प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो अब ये कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन क्या होता है ये देखते हैं। अभी हम सबने समझा कि ये है वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसे वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोस्टल रीजन को बोलते हैं, नहीं, वेस्टर्न घाट के बाद कोस्टल रीजन आता है, फिर अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, पहाड़ पहाड़ है, तो ये कोस्टल रीजन है। ठीक, कोस्टल रीजन को 3 नाम दिया गया है वेस्टर्न साइड में। कोंकण, पहला क्या है? कोंकण, ये है मुंबई से गोवा तक का, मुंबई से गोवा। फिर दिया गया है कन्नड़, कन्नड़, ये है गोवा से कर्नाटका। फिर दिया गया है मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज बहुत बार सुना होगा आपने, ये केरला वाला साइड में है, केरला, कर्नाटका से केरला। तो ये जो है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये जो कोस्टल है, कोस्ट का नाम है, 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है वेस्टर्न कोस्ट को। ईस्टर्न कोस्ट को भी डिवाइड किया गया है, एक है नॉर्दर्न सरकार,
नॉर्दर्न सरकार और उसके बाद है कोरोमंडल, तमिलनाडु तक कोरोमंडल। पहले उत्कल भी था, उत्कल ऊपर में कहा जाता है उड़ीसा को, फिर आधा उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश पूरा कवर करके आधा आंध्र प्रदेश तक नॉर्दर्न सरकार, फिर आधा आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक कोरोमंडल। ये कोस्ट का नाम है, याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेस्टर्न घाट का नाम है, नहीं, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। बस ये जो नाम है ना, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये कोस्टल रीजन का नाम है। ये भी नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल, ये भी ईस्टर्न कोस्ट का नाम है। ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा चौड़ा होता है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो बहुत सारे वो सिल्क विल्क लेके जाती है। तो ये हो गया, ज़्यादा चौड़ा होता है, ये पतला होता है कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन के बारे में हमने पढ़ लिया, यही दिया होगा और कुछ नहीं है। अब आइसलैंड के बारे में पढ़ते हैं। चिल्का लेक भी उड़ीसा साइड में ही है, चिल्का लेक। चिल्का लेक क्यों फेमस है, ये आप लोग कमेंट करना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड, आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड वो होता है, ये कोई जगह, लैंड है, जमीन है, इसके चारों तरफ पानी हो, इसे बोलते हैं आइसलैंड। इंडिया में 2 आइसलैंड है, ये मान लेते हैं इंडिया है। एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। बहुत सारे छोटा छोटा द्वीप से मिलकर बना होता है, ये भी छोटा छोटा द्वीप से मिलकर बना होता है, बहुत लॉन्ग है। तो ये हम लोग के 2 साइड में 2 जगह का नाम रखे हैं हम लोग, एक का नाम रखे हैं लक्षद्वीप, एक का नाम है अंडमान निकोबार। 2 आइसलैंड हमारे पास। अब इसके बारे में कुछ बात आपको याद रखनी है। लक्षद्वीप जो होता है वो कोरल से मिलके बना हुआ है, कोरल रीफ से, ठीक। तो कोरल रीफ से मिलके बना हुआ है। कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिजम्स होता है पानी के अंदर में, जो जिसके ऊपर में जिसका जो बॉडी होता है वो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब वो एक दूसरे पे वो कॉलोनी में रहता है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है पॉलिफ नाम है उसका, वो कोरल पॉलिफ, वो एक पूरा झुंड में रहता है। वो धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है लाखों साल से कि वो एक लैंड बन जाता है। तो लक्षद्वीप वही है, कोरल का जो स्केलेटन है, ऊपर वाला परत है, उससे मिलके बना हुआ है। अंडमान निकोबार कहा जाता है कि पहाड़ है, समुद्र के अंदर पहाड़ है, उसी का ये पार्ट है अंडमान निकोबार, सबमर्ज माउंटेन है। तो ये दोनों का पता चल गया। जो लक्षद्वीप है उसका नाम 1973 में लक्षद्वीप बना, उससे पहले इसका नाम हुआ करता था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनो द्वीप। ये तीनों को मिला करके इंदिरा गांधी के टाइम में तीनों मिला करके एक अकेला नाम दिया गया लक्षद्वीप, जिसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनो द्वीप को तीनों में सबमर्ज मिला करके एक लक्षद्वीप का नाम दिया गया। अब अंडमान निकोबार, अभी लक्षद्वीप के बारे में एक और बात है कि यहाँ पे पिट्टी आइसलैंड है, याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, पिट्टी आइसलैंड कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है। इसमें एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी मतलब चिड़िया का प्रोटेक्टिव जगह है, मतलब यहाँ पे इनहेबिटेड, लोग नहीं रह सकते यहाँ पे। जो पिट्टी आइसलैंड है लक्षद्वीप का ही पार्ट है, पिट्टी आइसलैंड लक्षद्वीप का पार्ट है। ये इनहेबिटेड मतलब लोग नहीं रह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक बर्ड सेंचुरी है। तो ये है कावारत्ती, इसका कैपिटल है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है। कावारत्ती इसका कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप का कावारत्ती। पिट्टी आइसलैंड बर्ड सेंचुरी यही पे लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार के बारे में बैरन लैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैरन आइसलैंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरन आइसलैंड कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। ये बहुत एक्टिव वॉल्केनो है, इंडिया में एकमात्र जगह है जहाँ एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइसलैंड, वो अंडमान और निकोबार के जगह पे है। बस ये याद रखना है, क्योंकि ये बहुत नीचे आ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट में अंडमान निकोबार। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है, और इक्वेटोरियल रीजन में बहुत तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरीके के एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
तो ये याद रखना है। सबमर्ज्ड माउंटेन है ये बात याद रखना। बस इतना आइसलैंड के बारे में बात याद रखना है। तो अभी तक हमने जो चैप्टर था, चैप्टर 2 9th क्लास का, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसमें हमने क्या क्या देखा। उसमें फिजिकल फीचर देखना है, हिमालय, वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड। इसके बारे में सारा डिस्कस हमने किया है 2 वीडियो में। इससे पहले वाला पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। कोई भी दिमाग में चीज़ है उससे कभी भी, सबसे बड़ा अपने साथ गलत करना ये होता है जब हम कोई भी डाउट को मन में रख लेते हैं, बोलते नहीं है। आजकल तो कमेंट्स का ज़माना है, वीडियो होता है, आप कहीं भी कमेंट बोल नहीं सकते, लिख सकते हो। अब लिखना, कोई भी डाउट हो तो मैं उसे क्लियर कर दूँगी, या तो मैं कमेंट में ही कर दूँगी या फिर वीडियो में कर दूँगी। तो आप इसको देखना, मतलब इतने कम देर में एनसीईआरटी कवर हो जा रहा है, एक एक चीज़ समझा के। तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसका ग्रेविटी आपको एग्ज़ाम में बैठोगे तो समझ में आएगा कि ये लेक्चर में क्या ग्रेविटी है। तो चलो ध्यान रखो अपना।